सो हे एवरीवन, कैसे आप लोग? दिस इज नेहा। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होगी। सो दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एस्पिरेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर इन द नीट एग्जामिनेशंस or who are going to give the board examinations, because in this video I have told about the strategy that you should follow so that you can revise the concepts very easily, so that you can memorize the things for a very longer period of time. In this video I have also told about the mistake that we do as a beginner that we should not. So watch this video till end. You will learn a lot of things in this video. So first of all, I will tell you about how to revise the things, what strategy we should follow so we can revise the things very efficiently and keep it for a longer period of time. So now let's move to the point कि हमें किस तरह से रिवाइज करना है। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहला जो स्टेप है वो आपका होना चाहिए रीडिंग। आपको कितना कितना रीड करना है, आपको कब कब रीड करना है। ठीक है, व्हाट शुड बी द कितने कितने टाइम के बाद आपको उस चीज को रीड करना है ताकि आप उस चीज को रिटेन करके रख सको। तो देखो, जैसे कि कोई आपका टॉपिक आपके कोचिंग में या फिर आप जहाँ से लेक्चर ले रहे हो, अटेंड कर रहे हो या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आपको पढ़ाई हो गया, उसके बाद क्या करोगे, उसकी एनसीईआरटी जो है उसकी थ्योरी जब आप रीड कर रहे होगे, आप एक हाइलाइटर पेन का इस्तेमाल करोगे ताकि जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलते हैं आप उसको हाईलाइट करते जाओगे। तो ये आपकी फर्स्ट रीडिंग होगी उस टॉपिक की। उसके बाद जब आप नेक्स्ट डे सुबह उठोगे, जब आपका सेकंड टॉपिक पढ़ाया जाने वाला होगा, उससे पहले आपको जो फर्स्ट टॉपिक होगी उसकी सेकंड रीडिंग दोगे। ये जो सेकंड रीडिंग होगी ये भी आपकी थोरो रीडिंग हो रही है, मतलब इसमें भी आप कंप्लीट थ्योरी को रीड करोगे, ये नहीं कि सिर्फ हाइलाइटेड पॉइंट को रीड करोगे। जब आप कंप्लीट थ्योरी को दोबारा से रीड कर रहे होगे सेकंड रीडिंग में, तब आपको कुछ नए नए पॉइंट्स मिलेंगे जो कि आपके फर्स्ट रीडिंग में छूट गए होंगे, उनको आप हाइलाइटर से हाईलाइट कर दोगे। उसके बाद जो आपकी थर्ड रीडिंग होगी वो आपकी 1 वीक के बाद होनी चाहिए, दैट इज 7 डेज के बाद होनी चाहिए। वो जो थर्ड रीडिंग होती है उस टॉपिक की, उसमें आपको दोबारा से थॉरो रीडिंग करनी है, दैट इज कंप्लीट थ्योरी को दोबारा से रीड करना है और हाइलाइटेड पॉइंट्स को अगर आपको कोई नए मिलते हैं उनको हाईलाइट करते जाना है। मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कंप्लीट रीड करने के लिए, बिकॉज 1 2 3 4 बार आपको कंप्लीट रीड करना ही चाहिए। जब आपकी 3-4 बार रीडिंग हो चुकी होती है कंप्लीट एक ही चीज की, उसके बाद आपको सिर्फ हाइलाइटेड पॉइंट्स मूव करना चाहिए। तो 3-4 बार आप कंप्लीट रीडिंग किया करो। उसके बाद जब आपको सेकंड टॉपिक पढ़ाया जाता है आपको उसमें भी यही चीज रिपीट करनी है, दैट इज आओगे आप उस चीज को रिकॉल करोगे, फिर जब आपको थर्ड टॉपिक पढ़ाया जाने वाला होगा उससे पहले आप उसकी सेकंड रीडिंग दोगे, उसके 1 वीक बाद उसकी आप थर्ड रीडिंग दोगे। इस तरह से आपको कोई भी चीज पीछे छूटता नहीं जाएगा, आप हर चीज रिवाइज करते जाओगे। तो जो फर्स्ट टॉपिक है उसकी अपने फर्स्ट सेकंड और थर्ड रीडिंग दे दी। अब आपको फोर्थ रीडिंग कब करनी है? आपका 15 डेज के बाद आप उसकी फोर्थ रीडिंग करोगे। ये जो फोर्थ रीडिंग होगी इसमें आप कंप्लीट थ्योरी को रीड नहीं करोगे, आपका जो हाइलाइटेड पॉइंट्स होगा आप सिर्फ उसको रीड करोगे, तो आपका टाइम ऑफ रिवीजन भी इससे कम होता जाएगा। ना जो फिफ्थ रीडिंग करोगे आप 1 मंथ के बाद करोगे। जब आप 1 मंथ के बाद इसकी फिफ्थ रीडिंग कर रहे होगे तो आप देखोगे कि आपको बहुत सारी चीजें याद होंगी। ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा न्यू है, आपको बहुत सारी चीजें याद होंगी। आप सिर्फ हाइलाइटेड पॉइंट्स के ऊपर फोकस करोगे, आपको बहुत जल्दी रिकॉल होता जाएगा चीज। यही चीज अगर आप नहीं करते, आप रिपीटेड रिवीजन नहीं करते, तो क्या होता है, आपने टॉपिक पढ़ा, लेक्चर अटेंड किया और उस दिन उसकी थ्योरी पढ़ ली, आप उसको छोड़ देते और डायरेक्ट 1 मंथ के बाद इसको रिवाइज करते तो आपको हर चीज न्यू लगती। आप ये जो चैप्टर है दोबारा से पहले की तरह पढ़ रहे होते, लेकिन क्योंकि आपने रिपीटेड रिवीजन किया है 1 2 3 डेज के बाद, फिर 1 वीक, फिर 15 डेज, फिर 1 मंथ के बाद, तो 1 मंथ के बाद आपको ये चैप्टर न्यू नहीं लगेगा। आपको सारी चीजें अपने दिमाग में फिट हो चुकी होंगी, आपको सारी चीजें याद रहेंगी। तो इस तरह से आपको रिपीटेड रिवीजन करना है। ठीक है, तो दिस शुड बी द रीडिंग स्ट्रैटेजी। इस तरह से आप रीडिंग स्ट्रैटेजीज को रखोगे तो आपको चीजें मेमोराइज रहेंगी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। नाउ द सेकंड स्टेप इज हम शॉर्ट नोट्स को कैसे बनाएं। ठीक है, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी जब भी आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो आप किसी टॉपर का नोट्स नहीं लोगे, आप खुद से नोट्स बनाया करो। बिकॉज वो जो टॉपर स्टूडेंट है उसने ये पॉइंट क्यों लिखा है, उसकी ये वीकनेस होगी, क्या इसने लिखा है, वो किस चीज के से रिलेटेड लिखा है, वो उसको पता है, वो आपको आके नहीं समझाएगा। तो शॉर्ट नोट्स आपके खुद के होने चाहिए, दैट आई विल सजेस्ट यू। अब शॉर्ट नोट्स आपको, जैसे आप फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, आपने कोई भी फॉर्मूला को पढ़ा, ठीक है, सारे के सारे फॉर्मूलाज आप लिख देते हो, आप कोई न्यूमेरिकल बनाते हो, आपको उस न्यूमेरिकल में कुछ न्यू अप्रोच मिलता है तो वो भी आपके शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड होना चाहिए। आप कोई न्यूमेरिकल बनाते हो, उसमें अगर आपको कोई न्यू फॉर्मूला मिल जाता है, फिर कोई न्यू मेथड मिल जाता है, वो भी आपके शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड होना चाहिए। तो शॉर्ट नोट्स इस तरह से बनाते हैं। जो शॉर्ट नोट्स होते हैं उसमें हमें पोथियां नहीं लिखनी होती है, सिर्फ हमें हाइलाइटेड पॉइंट्स को लिखना होता है। उसमें हम फ्लो चार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही कम वर्ड्स का इस्तेमाल करना होता है शॉर्ट नोट्स में। फ्लो चार्ट्स, टेबल्स या फिर डायग्राम्स बनाने होते हैं, तो शॉर्ट नोट्स आपका 2 या 3 पेज इसमें आपको निपट जाना चाहिए। तो इस तरह से आप फ्लो चार्ट्स का इस्तेमाल करो, लेसर वर्ड्स का इस्तेमाल करो टू एक्सप्लेन द लार्जर थिंग्स। पैराग्राफ्स आपको नहीं बनाने शॉर्ट नोट्स में, तो इस तरह से आप शॉर्ट मेकिंग कर सकते हो। अब क्वेश्चन जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो क्या होता है, जैसे कोई आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, आप किसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, आपसे जो क्वेश्चन एक बार बन जाता है आप
को वो क्वेश्चन हमेशा एक बार में बन जाएगा, उसके ऊपर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वैसे क्वेश्चंस जो आपका एक बार में नहीं बने उनको आप सर्कल करके रखोगे। जब आप रिवीजन करते हो सेकंड टाइम तो आप पूरे के क्वेश्चंस को नहीं करोगे, सिर्फ वो सर्कल क्वेश्चंस जो होंगे उनको करोगे। और वैसे क्वेश्चंस जो आपसे एक बार में बन गए बट आपको ऐसा लगा है कि इसमें कुछ नया अप्रोच इस्तेमाल हुआ है, तो उस क्वेश्चन के ऊपर वो जो अप्रोच आपने इस्तेमाल किया उस चीज को लिख दोगे, ताकि जब आप रिवाइज करो तो आपका जो ध्यान है वो उस पॉइंट के ऊपर जाए कि यहाँ पे क्या अप्रोच इस्तेमाल हुआ था। इस तरह से आप करते हो तो आप जब रिवीजन करते हो तो आपको हाईलाइटेड पॉइंट्स नजर आएंगे। आपको रिवीजन जब करोगे तो सिर्फ आपने जो सर्कल किए हैं पीवाईक्यूज आप उनको रिवाइज करोगे, दोबारा से जब प्रैक्टिस करोगे तो सिर्फ सर्कल पीवाईक्यूज को करोगे, जब दोबारा से रिवीजन करोगे तो सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट्स को ऊपर होगे। तो ये चीज होती है। एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं फेस करती थी, कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो हम बहुत कोशिश करते हैं फिर भी हमें याद नहीं होते, स्पेशली द डेट्स एंड कुछ ऐसे होते हैं फैक्ट्स जो हमें याद नहीं होते। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, मैंने तो एक सेपरेट डायरी बना रखी थी हर एक चैप्टर की। आपको जो चीजें बहुत याद करने के बाद भी नहीं याद होती है, बहुत रिवीजन करने के बाद भी नहीं याद होती है, आप उसको सेपरेट डायरी में अलग से लिखो और रात को आप उसको रिवाइज कर सकते हो। या फिर अगर आपको नहीं पसंद है पढ़ना, बार बार कितना रीड करे, कितना डायरीज बनाए, तो आप क्या कर सकते हो, जो फैक्ट्स आपको याद नहीं होते, उतने ज्यादा तो नहीं होते, थोड़े से तो होते हैं, आप उनको ऑडियो में अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके रखा करो और जब आप रात को सो रहे हो उससे पहले आप एक बार उसको सुन लो। तो वो फैक्ट्स जो होंगे आप उसको डेली सुनोगे तो आपको वो चीजें याद हो जाएंगी और सुनने में आपको रिलैक्सिंग भी फील होगा, आपको ज्यादा हैक्टिक भी नहीं लगेगा कि मुझे पढ़ना है, ना आपको रीडिंग करनी पड़ेगी। आप सुनो और उसको याद करो। मतलब कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो नहीं याद होते, मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। एंड द नेक्स्ट मेथड इज यू कैन टीच। अगर आपका कोई बैचमेट है, कोई और नीट एस्पिरेंट है, आप उसके साथ डिस्कस कर सकते हो। आपको उसको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, आप उसको समझा सकते हो। अगर आप किसी को समझाते हो तो आपकी खुद की जो समझ होती है वो और ज्यादा बढ़ती है, आपको जो चीजें होती है वो और अच्छी तरह से याद होती है। जो नेक्स्ट स्टेप होता है, टीचिंग का स्टेप जो होता है, सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है, बिकॉज इससे क्या होता है, आपको दूसरों को समझाने के लिए खुद ध्यान से पढ़ना पड़ता है। एंड एक और चीज होती है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट जब आप देते हो उससे भी आपका रिवीजन होता है। जैसे आपने मॉक टेस्ट दिया, आपसे जो क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है, कोई टॉपिक है जिसका क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, आपने वो 1 मंथ पहले पढ़ा है, तो ये वाला जो टॉपिक है आप क्या करोगे, पीछे जाओगे, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं बना, ये चीज थ्योरी से रिलेटेड है, आप पीछे जाओगे, उस थ्योरी को आप एक बार पढ़ोगे। आपने उस थ्योरी को पढ़ा तो एक तरह से आपका रिवीजन ही हो गया। तो मॉक टेस्ट में एक रिवीजन का तरीका ही होता है, जो चीज आपसे नहीं बनती उस थ्योरी के ऊपर आप मूव करते हो और दोबारा से उसको पढ़ते हो और आपका रिवीजन हो जाता है। सो आपको मॉक टेस्ट भी देना चाहिए, बिकॉज इससे आपको पता भी चलता है कि आपका क्या लेवल है और साथ में आपको ये भी पता चलता है कि आपकी क्या चीज वीकनेस है, तो आप उसको बैक जाके रिवाइज भी कर सकते हो। तो दीज आर मेनली द मेथड्स ऑफ रिवीजन जो कि आपको फॉलो करने चाहिए। एंड जो मैं मिस्टेक के बारे में बात करी थी, जो कि मोस्टली 11th या 12th में जो वो करते हैं, या फिर जिनका पहला ड्रॉप होता है वो भी ये मिस्टेक करते हैं। एंड दैट मिस्टेक इज हम बहुत सारे बुक्स को पढ़ते हैं, ठीक है, हम एनसीईआरटी को साइडलाइन कर देते हैं, हम बहुत सारे बुक्स को ढूंढने लगते हैं, एबीसीडी अलग अलग तरह के बुक्स को ढूंढने लगते हैं कि हमें ये पढ़ना चाहिए पढ़ना चाहिए। हम एनसीईआरटी की ही चीज को अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग बुक से पढ़ते हैं, जो कि बहुत ही रॉन्ग अप्रोच है। हमें सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़ना है। दूसरी बुक्स में अगर सिंपल लैंग्वेज है, आपको वो बुक ज्यादा अच्छी लग रही है, लेकिन जो लैंग्वेज है वो एनसीईआरटी से आपका जो नीट का एग्जाम होगा तो आपसे एनसीईआरटी का लैंग्वेज दिया जाएगा, उस बुक का लैंग्वेज नहीं दिया जाएगा। तो हम जो अलग अलग बुक्स को पढ़ते हैं, पीएचडी करने की कोशिश करते हैं, उसमें डीप घुसने की कोशिश करते हैं, वो आपको नहीं करना है। जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपको लिमिट में पढ़ना होता है चीजें, क्योंकि आप कोई पीएचडी नहीं कर, आपको कोई थीसिस नहीं लिखनी, आपको एमसीक्यूज करने हैं, उसके लिए आपको लिमिट में अप्रोच रखनी चाहिए। जब आपका सारा सिलेबस हो भी जाता है तब भी आपको डिफरेंट बुक्स को रेफर नहीं करना है, आपको एनसीईआरटी पे ही रहना है, आपको मल्टीपल टाइम्स उसी को रीड करना है। ये नहीं कि आपका एनसीईआरटी खत्म हो गया तो आप दूसरी बुक के ऊपर जा रहे हो, आपका एनसीईआरटी आपको आपने 10 बार भी रिवाइज कर लिया, तब भी जब आप 11th टाइम रिवाइज करोगे तो एनसीईआरटी को ही रिवाइज करोगे, दूसरी बुक्स के ऊपर आप अपना मनी और टाइम इन्वेस्ट नहीं करोगे। दैट इज वेरी रॉन्ग थिंग और वो बहुत ही रॉन्ग अप्रोच भी है। और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी, एट द एंड में आपको यही बोलना चाहेंगे, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो ये सोचते हैं कि अभी 7 मंथ्स है, मैं क्या करता हूँ 5 मंथ्स तक पूरा पढ़ लेता हूँ, जो लास्ट के 2 मंथ्स होंगे इस समय मैं रिवाइज करूंगा। तो दैट इज वन ऑफ द रॉन्गेस्ट अप्रोच। अगर आप अभी से रिवाइज करना शुरुआत नहीं करोगे तो आप जब लास्ट के 2 मंथ्स में सोचोगे कि मैं रिवाइज कर लेता हूँ, तो आपको जो आपने 5 मंथ्स में पढ़ा है आपको कुछ याद नहीं रहेगा, आपको सब चीजें 2 मंथ्स में आप सब चीजें नहीं लगेंगे, आपको लगेगा आपको स्टार्टिंग से सब चीजें पढ़नी पड़ेगी। वही अगर आप डेली इस तरह से रिवाइज करोगे जिस तरह से मैंने आपको बताया है, तो आपको कोई भी चीज न्यू नहीं लगेगी, आपको बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में रिटेन्ड रहेंगी, तो आपको वो जो 2 मंथ्स होंगे वो बहुत ही इजिली निकल जाएंगे, आपको बहुत ही इजिली सारी चीजें रिवाइज हो जाएगी। सो आई वुड सजेस्ट कि अभी से आप अपना रिविजन स्टार्ट कर दो, छोटे छोटे ही रिवाइज करो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपना प्रेजेंट बिगाड़ दो रिवाइज करने के चक्कर में, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप रिवाइज सुबह
सुबह उठ के करो जब आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है। रिवाइज जब आपका सारा प्रेजेंट कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आप 2 घंटा 1 घंटा निकालो रिवीजन के लिए। पूरा का पूरा टाइम आप रिवीजन में आपको इन्वेस्ट नहीं करना। आपको रिवीजन के चक्कर में अपना प्रेजेंट नहीं बिगाड़ना है, लेकिन आपको रिवाइज करने के लिए 1 घंटा एटलीस्ट निकालना है, ताकि बाद में आपको कोई भी चीज न्यू ना लगे, बहुत ज्यादा प्रेशर फील ना हो। सो आई होप आपको जो मैंने बताया आपको उससे कुछ हेल्प हो। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करना, उसको सब्सक्राइब करना। एंड अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।